हेलो गेस स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और किस पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उपरोक्त में से कोई नहीं। किस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के अंदर? कांग्रेस के साथ। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्या है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला जी, ठीक है जी, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि उनका उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ क्या है गठबंधन हो गया है और उनके द्वारा और दोनों पार्टियों के द्वारा क्या है जल्दी ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। और वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है और हमारी योजनाएं सही रास्ते पर है। हमें उम्मीद है गठबंधन अच्छा चलेगा। डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में क्या है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है जो फारूक अब्दुल्ला, उनके द्वारा कहा गया है कि नेका और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही उम्मीदवारों की चरणवार सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है, हमारी योजनाएं सही रास्ते पर है और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। सीट बंटवारे पर हमारे बीच विचार चल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में कौन-सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गई है? अमूल, वीटा, वेरका उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है अमूल। ठीक है जी। तो अमूल क्या है? भारतीय कंपनी है जो अमूल है, वो दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गई है। ये किसकी रिपोर्ट के मुताबिक बनी है? ब्रांड फाइनेंस फूड। ब्रांड फाइनेंस, ठीक है जी, फूड, ठीक है जी, एंड ड्रिंक, ठीक है जी, ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, अमूल भारतीय कंपनी जो अमूल है, दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गई है। ठीक है जी। क्या है जो स्विट्जरलैंड की नेस्ले है, नेस्ले कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। ठीक है जी, लैंड की नेस्ले है। उसके द्वारा क्या है कितने का 20.8 अरब डॉलर के साथ सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। ठीक है जी। अब क्या है इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है जो बीएसआईएस स्कोर है जो अमूल का प्रभावशाली ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर है जो वो 100 में से कितना है 91 है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक है भारतीय कंपनी अमूल दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गई है। स्विट्जरलैंड की कौन सी है? नेस्ले ने 20.8 अरब डॉलर के साथ मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट के मुताबिक अमूल का प्रभावशाली ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो बीएसआई है स्कोर है वो 100 में से 91 है, जिसके कारण क्या है इसे एएए प्लस रेटिंग मिली है। अमूल कंपनी है उसको एएए प्लस रेटिंग मिली है। कंपनी का जो ब्रांड मूल्य है 2023 की तुलना में 11% बढ़कर 3.3 अरब डॉलर पहुंच गया है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है कि अमूल के व्यापक उत्पादों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अमूल को जाना पहचाना नाम बना दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन से राज्य में स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से राज्य में ये स्थापित होगा संविधान संग्रहालय? भारत का पहला हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर भारत का पहला, ठीक है जी, संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाना है? ये किया जाना ओपी ग्लोबल जो ओपी जिंदल, ठीक है, यूनिवर्सिटी है जो
उसके अंदर यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसका शुभारंभ कब किया जाएगा? जब स्थापना जो संविधान दिवस होता है ना, 26 नवंबर, ठीक है जी, 2024 को स्थापना दिवस है, उस दिन इसका शुभारंभ किया जाएगा। क्या हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाना है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में से स्थापित किया जाएगा और 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के दिन इसका शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। हाल ही में पेरिस 2024 में पैरालंपिक के लिए किसे शेफ डी मिशन नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान, सुमित संगल, देवकी नंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया है जी? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सत्य प्रकाश सांगवान को क्या है, पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए शेफ डी मिशन नामित किया गया है। ठीक है जी। अब क्या है, इनके द्वारा क्या है, 12 खेलों, ठीक है जी, 12 खेल विषय हैं जो पैरालंपिक के 84 पैरालंपिक एथलीटों के, ठीक है जी, भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का इनके द्वारा नेतृत्व किया जाना है। क्या है, 12 खेल, ठीक है, 84 पैरा एथलीटों, ठीक है, के भारत के सबसे बड़े दल का नेतृत्व इसके इनके द्वारा किया जाएगा। सांगवान व द्वारा क्या कहा गया? सांगवान ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि और सम्मान है उनके लिए, ठीक है जी। उनकी कोशिश रहेगी कि सभी जो है, सभी आवश्यक जो भी इन एथलीटों को चाहिए, वो सब आवश्यक सब इनके पास है, ठीक है जी। अब आगे क्या है, भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं, कौन है समिति के अध्यक्ष? देवेंद्र देवेंद्र झाझरिया, ठीक है जी। उनके द्वारा क्या कहा गया है? उनके द्वारा कहा गया है, ये सत्य प्रकाश सांगवान है वो 1 दशक से अधिक समय से क्या है, भारत के पैरालंपिक समिति के सदस्य रहे हैं, अभिनंग रहे हैं। आगे डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं जो सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का मुख्य मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा क्या है, 12 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के बाद के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाएगा। सांगवान जी द्वारा क्या कहा गया है? उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें यह जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारा एथलीटों के पास सफल होने और पैरालंपिक में भारत को गौरवान्वित करने के लिए जो भी आवश्यक है, वह सब कुछ है। भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया, उनके द्वारा कहा गया है कि सत्य प्रकाश सांगवान जी है, वह 1 दशक से अधिक समय से पैरालंपिक समिति का अभिनव रहे हैं। उनका समर्पण और नेतृत्व हमेशा हमारे एथलीटों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं जी। हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे ए प्लस ग्रेड दिया गया है? शशिकांत दास, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीडी देशमुख या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है जी, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उनको हाल ही में क्या है, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड के अंदर ए प्लस ग्रेड दिया गया है 2024 के अंदर। ठीक है जी। एक्स पोस्ट पर सोशल मीडिया है जो एक्स, उस पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई। ठीक है जी। और ग्लोबल फाइनेंस पत्रकारिता द्वारा आयोजित वार्षिक मूल्यांकन दुनिया भर के 100 प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन यह करता है। कौन? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा यह आयोजित वार्षिक मूल्यांकन दुनिया भर के लगभग 100 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रदर्शन का यह मूल्यांकन करता है। अब क्या इनके साथ क्या है? इनके साथ 2 अन्य बैंकर हैं जो डेनमार्क, ठीक है जी, डेनमार्क के क्रिश्चियन क्रिश्चियन केटल थॉम्सन। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन जॉर्डन के साथ
शीर्ष सम्मान साझा ये करते हैं शशिकांत दास जी। आगे डिटेल में देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में ए प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है। एक्स पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके कहा, आरबीआई गवर्नर श्री दास शशिकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई, और वह भी दूसरी बार। क्या है दूसरी बार इन्हें क्या है इस उपलब्धि के लिए बधाई है। यह आरबीआई में उनके नेतृत्व और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम की मान्यता है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा आयोजित वार्षिक जो मूल्यांकन है, वो दुनिया भर के 100 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के केंद्रीय बैंकों गवर्नरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन यह करता है। दो अन्य बैंक केंद्रीय बैंकों डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के साथ शीर्ष सम्मान साझा करते हैं। ग्लोबल फाइनेंस के संस्थापक और संपादकीय निदेशक है जो जोसेफ जियारा पुटो ने हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला इस मौके पर। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। हाल ही में बिजली के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया है बिजली के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या मनोहर लाल खट्टर? ऑप्शन फॉर राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर। क्या है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा क्या है 20 अगस्त को नई दिल्ली के अंदर, ठीक है जी, नई दिल्ली के अंदर क्या है बिजली के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उनके द्वारा क्या है बिजली दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन जो 3 नए पोर्टलों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है जी। अब क्या है इस समय जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष हैं वो कौन है? घनश्याम प्रसाद। और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। किसकी बात चल रही है यहाँ पर चल रही है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण महकमे की, ठीक है जी। अब क्या है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा क्या है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए इन तीनों ऑनलाइन पोर्टलों को लॉन्च किया गया, शुभारंभ इनका किया गया है केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। डिटेल में देखते हैं। हाल ही में क्या है जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है उनके द्वारा बिजली की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया। ये तीनों जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा। यह क्या है? यह जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर आता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है जो ठीक है जी, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के हमने डिटेल में पहले देखा था घनश्याम प्रसाद जी। घनश्याम प्रसाद जी। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, इनका मुख्यालय है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने का दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 20 अगस्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया जी? ये बनाया गया 21 अगस्त। हाल ही में के 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद में और उनको श्रद्धांजलि देने का दिवस मनाया गया है। आगे नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य से 5 बंगाल टाइगर लाए जाने हैं? किस राज्य से लाए जाने हैं जी 5 रॉयल बंगाल टाइगर? झारखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या ऑप्शन 4 के अंदर है 2 और 3 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, ऑप्शन 4-5 के अंदर है 1 और 2 झारखंड या महाराष्ट्र से। ये कहाँ से लाए जाने हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ये जो 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स को, ठीक है जी, टाइगर्स को लाया जाना है उड़ीसा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी।
हाल ही में किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाए हैं? किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं डेरियस विसर जी द्वारा। डेरियस विसर के द्वारा क्या हाल ही में टी20 के अंदर 1 ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जेसिका पेगुला, एशिया मोहम्मद आयरना सबालेंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है? ये जीता ऑप्शन 3 राइट आंसर है आयरना सबालेंका के द्वारा।